नमस्कार दोस्तों, सार्थक एवं सकारात्मक विमर्श के मंच जनमत में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल देश में कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म को लेकर के ज़बरदस्त चर्चा का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भी इस फिल्म के बारे में पक्ष में विपक्ष में लंबी बहसें आप देख और सुन सकते हैं। इस फिल्म ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से जनचेतना को झकझोरा है, वो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि फिल्म जैसे माध्यम का उपयोग हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इस फिल्म के कथानक को और उसमें दिखाए गए विषय को लेकर के उसके प्रदर्शन के पूर्व से ही एक वर्ग विशेष तीखी आलोचनाओं के साथ मैदान में उतर चुका था। यहाँ ये आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फिल्म के विधिवत रिलीज के पहले ही पूरे देश में अनेक स्थानों पर जाकर के समाज के विभिन्न वर्गों के बीच फिल्म का एक तरह से जिसको कहते हैं कि प्रीमियर जैसा किया, और उसके बाद फिल्म जो है वो सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। ये फिल्म जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर से वहाँ रहने वाले हिंदू पंडितों के पलायन पर आधारित है। उनके साथ जिस तरह का अमानुषिक व्यवहार वहाँ किया गया और अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, उस समूचे वृतांत को निर्देशक ने कश्मीर फाइल्स में हम सबके सामने चित्रित किया है। जैसा कि वे बताते हैं कि उन्होंने पूरे देश और दुनिया में घूम घूम करके जहाँ भी कश्मीरी पंडितों ने शरण ली या वे कार्यरत हैं, उनके साक्षात्कार लिए, उनसे उस दौर की घटनाओं का समूचा विवरण लिया और उसके बाद वे फिल्म बनाई। इस फिल्म के बारे में जो आलोचनात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, उनमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये वो वर्ग है जिसे राष्ट्रवाद में दोष दिखता है, जो किसी भी सांस्कृतिक गतिविधि में सांप्रदायिकता ढूंढता है। मैंने अनेक यूट्यूबर पत्रकारों को इस तरह के इंटरव्यूज़ करते देखा जिनमें वो ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन था उसको दोषियों को इस फिल्म में छिपा दिया गया। संकेत में ये कहा जाता है कि उस समय के राज्यपाल केंद्र की सरकार और केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को समर्थन दे रही पार्टियां, मसलन भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने क्या किया कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोकने के लिए। मैंने पूर्व के संस्करण में भी कहा कि ये सवाल बहुत जायज़ है और ये उत्तर मांगता है, किंतु इस समूचे परिप्रेक्ष्य में हमें 1990 के उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के पीछे के अनेक वर्षों पर दृष्टिपात करना होगा। इस समूचे कांड में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो भूमिका थी उसका निश्चित रूप से पर्दाफाश किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म अधूरी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साहिबजादे उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को छिपा दिया गया है। मैं भी उनकी बात का समर्थन करते हुए उसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि दरअसल ये समस्या 1989 या 90 में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इस जहर के बीज को 1987 में वहाँ के जो विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने उस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ की और एक तरह से बेईमानी के कारण डॉक्टर फारूक
अब्दुल्ला की सरकार वहाँ कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त सरकार बनवाई गई। उसके बाद घाटी में जो दूसरे तत्व थे वे उग्रवाद के रास्ते पर चले गए। किंतु यहाँ इस बात को स्वीकार करना होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बीच में जो प्रतिस्पर्धा थी उसने भी कश्मीर में हिंदू पंडितों के पलायन की जमीन तैयार करने में एक निर्णायक रोल अदा किया। 1987 के पहले ही अनंतनाग जिले में हिंदुओं के मंदिरों पर, उनके घरों पर हमले होना शुरू हो गए थे। और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1987 के चुनाव में भी जो वहाँ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए भी उसका प्रचार किया अप्रत्यक्ष रूप से। इसके दस्तावेजी प्रमाण हैं। केंद्र की राजीव गांधी सरकार को इस बात की चिंता थी कि कहीं फारूक अब्दुल्ला वहाँ चुनाव ना हार जाए। वहाँ का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हो चुका था। एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते कांग्रेस ये चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला चूंकि सीधे सीधे पाकिस्तान में कश्मीर के विलय का समर्थन नहीं करते थे, किंतु वे कांग्रेस की कश्मीर की आज़ादी के समर्थक थे और आज भी हैं। भले ही वो दिल्ली आकर के कुछ भी बोलते हों, पर जब कश्मीर में उनके पुराने आप अनेक वीडियो देखिए तो उसमें उन्होंने कहा है कि धारा 370 समाप्त कर देंगे, ये वहाँ बाहर से जाके आबादी यहाँ बसा करके दूसरे धर्मों की यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, तो क्या हम शांत रहेंगे? और उसके बाद उन्होंने एक बात ये भी कही एक वीडियो में, और उस स्थिति में हम आज़ाद हो जाएंगे। ये वो मंसूबा है जो उनके पूज्य पिताश्री, जो कि समूची समस्या की जड़ हैं, मरहूम शेख अब्दुल्ला, ये उनकी सोच थी। और उन्होंने तत्कालीन भारत सरकार को पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो बनी थी, उसे इस बात पर विश्वास में दिया कि हम पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर को नहीं जाने देंगे। किंतु शेख अब्दुल्ला ने हर उस षड्यंत्र को पाला पोसा जिसमें कश्मीर के भारत से अलगाव की भावनाओं को बल मिलता गया। 1987 का जो विधानसभा चुनाव था वो कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। और उस चुनाव के बाद कश्मीर के अवाम ने और कश्मीर के बाकी राजनीतिक दलों ने फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की उस संयुक्त सरकार को कभी मन से स्वीकार नहीं किया, और तब से घाटी की स्थिति खराब होती चली गई। वीपी सिंह की सरकार तो अक्टूबर-नवंबर 1989 में आई। तब तक देश पर राजीव गांधी की हुकूमत थी और तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कश्मीर घाटी के अंदर के, हिंदू पंडितों पर हमले शुरू हो गए थे। और 1990 की जनवरी आते आते तक जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया और कमान जगमोहन के हाथ में आई, तो बहुत कम लोग इस बात से अवगत होंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों से अपनी रक्षा के नाम पर भाग करके अपनी ससुराल लंदन चले गए और परसों बाद वहाँ से लौटे। तो आकर के उन्होंने अपने बयान में भी ये बात कही कि मुझे आतंकवादियों से भय था। एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री, भले ही उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि जिसके समूचे खानदान ने कश्मीर की राजनीति को कई दशकों तक अपने कब्जे में रखा, वो इस तरह से भाग कर चला गया। और उसका नतीजा यह हुआ कि कश्मीर में पूरी तरह से अराजकता का राज हो गया। वहाँ जो मुसलमान वाकई कश्मीरी पंडितों के साथ मिलजुल कर रहते थे और जिन्होंने इस बात की कोशिश भी की कि उन्हें वहाँ से ना जाना पड़े, उन्होंने भी अंततः उनसे जाकर के माफ़ी मांगते हुए कहा, अब ये राज्य आपके रहने लायक नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से निकल जाइए। आज ये कहा जा रहा है कि कश्मीर घाटी में हजारों मुसलमानों को भी आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ये भी कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे शरणार्थी भी बने, किंतु कहीं भी ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा है कि जो शरणार्थी वहाँ से मुस्लिम शरणार्थी निकल करके आए, उन्होंने कभी इस बात की मांग नहीं की। आज 32 साल होने के बाद भी
तमाम केंद्र सरकार और उसके बाद बनी वहाँ राज्य सरकार के आश्वासनों के बाद भी यदि भी कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित घाटी में वापस नहीं जा पाए, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 1986-1985 के बाद से जो कश्मीर की घाटी में जिस आतंक और भय का वातावरण बना दिया गया था, उसकी यादें आज भी उन कश्मीरी पंडितों के जहन में ताज़ा है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जैसा कश्मीर फाइल्स के आलोचक कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कि कश्मीर के पंडितों को वहाँ भागने के लिए जब मजबूर किया गया, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार थे, इस बात को सच्चाई की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। जो फिल्म ये 1990 के वातावरण पर बनी है, मुझे लगता है कि अब एक दूसरी फिल्म 80 के दशक से जो कश्मीर का माहौल ख़राब होना शुरू हुआ, उसके लिए जो जिम्मेदार ताकतें और राजनीतिक नेता थे, उस पर भी बननी चाहिए। एक नज़्म आप सबने सुनी होगी, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अब कश्मीर के हिंदू पंडितों के शरणार्थी बनने की जो व्यथा है, जब उसकी बात सिनेमा के पर्दे के माध्यम से देश और दुनिया के सामने आ ही चुकी है और एक ऐसा अध्याय खुल गया है जिस पर विस्मृति की धूल डाल दी गई थी, तो फिर एक जागरूक राष्ट्र के रूप में हमें अपनी अगली पीढ़ी को सच्चाई बताने के लिए इस समूचे घटनाक्रम का ईमानदार विश्लेषण करते हुए कश्मीर समस्या की शुरुआत कैसे और कहां से हुई और कौन उसके लिए जिम्मेदार था, इसके ऊपर किताबें बहुत लिखी गई हैं। कि तो मुझे लगता है कि फिल्म एक ऐसा सशक्त माध्यम है ऑडियो वीडियो का, जो कि दर्शक को सीधे प्रभावित करता है। जो कश्मीर फाइल्स के विरोधी हैं, यदि उनमें नैतिक साहस है और वो अपनी आलोचना के प्रति ईमानदार हैं, प्रामाणिक हैं, तो उन्हें भी साहस दिखा करके इस फिल्म का जवाबी दस्तावेज तैयार करना चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है और जो समाज, जो देश अपनी जनता से सच्चाई को छुपाता है, वो आगे जाकर के और भी भारी संकट में फंसता है। कश्मीर फाइल्स को लेकर के पूरे देश में जिस तरह का उत्साह है, और एक भावनात्मक उबाल है, इसे लेकर भी नकारात्मक बातें कही जा रही हैं। किंतु मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर के भारत में विलय और उसकी निरंतर बिगड़ती हुई स्थितियों पर एक प्रामाणिक विस्तृत दस्तावेज तैयार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कि हमारे देश में सच्चाई को छुपाने का जो अपराध हुआ है, अब उसका प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस फाइल्स के अलावा कश्मीर की घटना के बारे में अनेक जो पुस्तकें आई हैं और बहुत सारे वीडियो और इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर और गूगल पर पड़े हुए हैं, आप सब उनको देखिएगा समय निकाल करके। तो मुझे लगता है उसके बाद इस फिल्म की सच्चाई या इसमें दिखाया गया जो झूठ है, जैसा इसके आलोचक कह रहे हैं, उसके बारे में आप सही निर्णय कर पाएंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।